Assalamu alaikum. Today we are going to discuss classification of contract और classes और kinds of contract. आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट में को और डीपली समझने के लिए उसमें की क्लासिफिकेशन कर दी है या उसको कैटेगराइज कर दिया है इन सम सब टॉपिक्स। जैसे कि पहला है ऑन बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो इन्फोर्सिबिलिटी पे बेस करता है, यानी कि वो इन्फोर्सिबल किस तरह हो सकता है, किन वजूहात की वजह से नहीं हो सकता और किस तरह वो इलीगल या वॉइड ही हो जाता है। तो ये हम करेंगे डिस्कस ऑन बेस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी वाली कैटेगरी में। सेकंड है ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन कि कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरह से है, या मतलब पार्टीज़ जो होती हैं एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, जितनी भी पार्टीज़ हैं वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं तो वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन। तीसरा है इन बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा, उसमें है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थली है कि बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किस तरह किया जाएगा, उसमें है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है ऑन बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, उसमें आ जाता है सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को सब सेक्शन एच सेक्शन 2 का बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में बताए गए हैं, और उससे आगे भी कुछ हैं जो उसमें शामिल होंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब वो तमाम इसेंशियल एलिमेंट्स उस एग्रीमेंट में हों तो वो इन्फोर्सिबल हो जाएगा और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। सेकेंडली है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड होते हैं लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वॉइड बन जाते हैं। जैसे कि सबसेक्शन जे बताता है सेक्शन 2 का, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। इसका मतलब ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कभी इन्फोर्सिबल बाय लॉ था लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस कंडीशंस की वजह से वो वॉइड हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए कहता है कि आप मुझे अपनी क्रॉप्स दे दें, बी कहता है ठीक है मेरी क्रॉप्स 1 वीक तक तैयार हो जाएंगी तो आप ले लेना। ठीक है, इनके दरमियान एक मुकम्मल लॉफुल लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब ए बी के पास आता है क्रॉप्स लेने के लिए 1 वीक हो जाता है, तो उससे पहले की रात को ही एक फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से वो सारे उसकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहता उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है। या फिर सेकेंडली इसकी मिसाल ये हो सकती है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे से ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि वो उसे अपना एक पैरोट बेचेगा। ठीक है, उनकी तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों का, लेकिन जब उसे परफॉर्मेंस का टाइम आता है, उसने अपना पैरोट उसको देने लगता है तो वो देखता है कि वो मर गया है पिंजरे में। पहले नहीं पता होता, वो पहले सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस करते हैं तो वो देखते हैं जहाँ से निकालने के लिए वो लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो मर गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वरना पहले वो वैलिड होता है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब पहले वैलिड हो लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से वॉइड बन जाए तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्डली इन्फोर्सिबिलिटी में है वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हो जाए। इसका मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो किसी एक पार्टी के लिए वैलिड हो और दूसरी पार्टी के लिए उस पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसे वैलिड बना दे या चाहे तो उसे वॉइड कर दे।
इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो हमने पहले एसेंशियल एलिमेंट्स में एक पढ़ा था कि कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट हो और वो भी फ्री कंसेंट हो। इसका मतलब फ्री कंसेंट कब होगा? कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक्स से जब ये उनके कंसेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पाक होगी तो उसे कहेंगे फ्री कंसेंट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक बंदे का कंसेंट शामिल ना हो। दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में हैं लेकिन दोनों में से किसी एक पार्टी का कंसेंट शामिल ना हो, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के दरमियान ना हो, लेकिन वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। इसका मतलब कोई उससे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में ले आए, कोएर्जन में लाकर, मतलब उसके सर पे बंदूक रख के कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आओ, उसे मजबूरन आना पड़े, इस तरह का हो जाए, तो इसका मतलब उसकी रजामंदी शामिल तो नहीं थी ना। तो इस तरह का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस पर डिपेंड करता है जिसका कंसेंट शामिल नहीं था, कि वो चाहे तो फिर भी कहे कि चले कोई बात नहीं, मैं फिर भी कॉन्ट्रैक्ट चला लेता हूँ। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, मैं तो ये नहीं मानूंगा कॉन्ट्रैक्ट, वो कोर्ट में जाकर उसे सू कर ले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वरना उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब इन्फोर्सेबिलिटी मुकम्मल एक बंदे पर डिपेंड करती है जिसका कंसेंट कॉज हुआ है, कि वो चाहे तो उसे वॉइड भी करा दे या चाहे तो वो उसे फिर भी चलने दे, वैलिड कर ले, इन्फोर्सेबल करवा ले। ठीक है। फोर्थ है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट सब सेक्शन जी में बताए गए हैं। सेक्शन 2 क्या है? कैन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। इसका मतलब वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिसमें कोई एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो मिसिंग हो, तो वॉइड एग्रीमेंट तो हो जाता है। जैसे कि एग्रीमेंट किसी माइनर से हो रहा हो, मतलब कैपेसिटी ही ना हो, जो हमने कैपेसिटी पढ़ी थी कि एक माइनर मेजर एज का बंदा हो, साउंड माइंडेड हो, या फिर उसे कोर्ट ने ही इंसॉल्वेंट करार ना दिया हो, ये देखें। अगर ऐसे बंदों से कर लें कि एक इंसॉल्वेंट से एक एग्रीमेंट कर ले तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। या मेजॉरिटी की एज का बंदा ना हो, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वो वॉइड हो जाता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसेक्शन 24 से स्टार्ट हो रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। इसमें पहला तो यही है कि कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो वो भी वॉइड हो जाता है, या जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही ना हो तो वो भी वॉइड हो जाती है, या ऐसा एग्रीमेंट किया गया हो जो किसी दूसरे बंदे को किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहा हो। मतलब एग्रीमेंट में ये बात की गई हो कि तुम किसी तरह का, अगर मैं तुम्हें धोखा दूं या कोई भी बात हो हमारे दरमियान, तो तुम मेरे ऊपर सू नहीं कर सकते या लीगल प्रोसीडिंग्स पर नहीं जा सकते, तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये सबका हक होता है। ठीक है। तो इस तरह के कुछ भी एग्रीमेंट्स या वैगरिंग एग्रीमेंट्स वगैरह, या ऐसे एग्रीमेंट्स जो अनसर्टेन हो, मतलब जिसकी टर्म्स ही क्लियर ना हो, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाते हैं। इसमें पाँचवा है इल्लीगल। इल्लीगल वर्ड से ही पता चल रहा है कि एन एग्रीमेंट दैट लीड्स टू वन और ऑल द पार्टीज ब्रेकिंग अ लॉ और नॉट कंफर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज डीम्ड टू बी इल्लीगल बाय द कोर्ट। यानी इल्लीगल मीन्स या अनलॉफुल एग्रीमेंट हो, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ एक स्टेट में इन्फोर्स है उसको ब्रेक करके बनाया जा रहा हो, तो वो इल्लीगल होगा। जैसे कि हमारे कंट्री में स्मगलिंग करना इल्लीगल है, राइट? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो स्मगलिंग के लिए बनाया जा रहा हो तो वो इल्लीगल होगा। ठीक है। लास्ट है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं हो सकता। इसमें लिखा है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेंडर्ड अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट एनी ऑफ द टू पार्टीज़। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड तो है लेकिन इन्फोर्स नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रेडिंग से। मैं रहती हूँ सिंध में, आप रहते हैं पंजाब में, हम लोगों का ट्रेडिंग रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तमाम वैलिड है। नेक्स्ट वीक मैंने आपको वो चीज़ पहुँचानी है सिंध से पंजाब में, ठीक है। लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तो फेडरल गवर्नमेंट ये अलाउ कर देती है कि प्रोविंस टू प्रोविंस कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो इन्फोर्स ही नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्री का जो लॉ है वो ही ये कहता है कि फ़िलहाल ट्रेडिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी इन्फोर्स नहीं हो सकता, वो अनइन्फोर्स हो जाता है, ठीक है। ये सब
जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हमने, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करते थे इन्फोर्सेबिलिटी पे कि कहाँ इन्फोर्सेबिलिटी हो सकती है और कहाँ नहीं। जैसे कि हमने पहले में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो है ही इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब इन्फोर्सेबल होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये पढ़ा कि जब तक पहले तो वो वैलिड था, तो जब तक इन्फोर्सेबल था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से सब्जेक्ट मैटर ही ख़त्म हो गया, तो वो वॉइड हो गया। तीसरा हमने पढ़ा जो वॉइडेबल है, जिसमें उसकी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो, जिसका कंसेंट कॉज हुआ है जिस पार्टी का, उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसे इन्फोर्स करवा ले या चाहे तो ना करे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट तो है ही वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होता, कोई भी एक भी एलिमेंट शामिल ना हो अगर, तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए तमाम जो इसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में बताए गए हैं वो होने चाहिए, तो वो इन्फोर्स होगा। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में अगर उनमें से कोई एक भी ना हो, जैसे कैपेसिटी ना हो पार्टीज़ की, फिर भी इन्वॉल्व कर लें, या हमने इतने सारे अभी पढ़े हैं, वो होंगे तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब इन्फोर्स नहीं होंगे। इलीगल भी इन्फोर्स नहीं होंगे, ज़ाहिर है। और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट तो जो फ़िलहाल कंट्री ही मना कर रही है किसी न किसी वजह से, तो वो अनइन्फोर्स ही होगा। तो ये सब थे ऑन बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। सेकेंडली ऑन बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे किस तरह। तो उसमें पहला आ जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट if the terms of a contract are expressly agreed upon between the parties either by words spoken or written at the time of formation of the contract. An express promise results in express contract. A promise is said to be an express promise when the offer or acceptance of any promise is made in words. ठीक है, ये सिंपली ये नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें पहले तो हमें इसमें हम ये देख रहे हैं क्लासेस में कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें पहले उन्होंने कहा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हम एक्सप्रेसली बता रहे हैं, या तो अपने मुंह से बता रहे हैं, अपने वर्ड से, कि मैंने, एक बंदा ऑफ़र दे रहा है, दूसरा बंदा वाज़े तौर पर उसे एक्सेप्ट कर रहा है। कि एक बंदा कहता है मैंने आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, वो उसे प्रपोज़ल दे रहा है, सामने वाला बंदा कहता है ठीक है मैं आपसे ख़रीदूँगा 1 लाख में। तो उन दोनों के दरमियान जो ये वर्ड एक्सप्रेसली या फिर उसके बाद एक्सप्रेसली के बाद वो रिटन में भी लेकर आ जाए, तो इस तरह का कोई भी जो वो प्रपोजल दे रहे हैं और एक्सेप्टेंस हो रही है और प्रोमिसेस बन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कंसिडरेशन बन रही है, इसी तरह, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो वर्डली या रिटन में आए वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहला हमने भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है, या तो एक्सप्रेसली हो, मतलब कि बोल के या लिख कर, और दूसरा है इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली मतलब एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन फॉर विच द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज़ मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स, where the proposal or acceptance of any promise is made otherwise than in words, the promise is known as implied promise. Implied contracts are inferred from the circumstances of the case and conduct of the parties. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस के अपोजिट है। मतलब एक्सप्रेस में वो होता है जो हम मुंह से बात करके कह रहे हैं एक्सप्रेसली, या रिटन करके बता रहे हैं कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक बंदा प्रपोजल दे रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, उसे कंसिडरेशन हो रही है, सब हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं, वो एक्सप्रेसली है। इम्प्लाइडली वो है जिसमें सर्कमस्टांसेस या कंडक्ट ऑफ द पार्टी से अंदाज़ा हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पर जाते हैं डेली, और उधर से आपने, डेली का काम है आपका कि आपने ना चॉकलेट लेनी होती है। ठीक है, डेली के आप कस्टमर हैं उस बंदे के, शॉपकीपर के। तो एक दफ़ा ऐसा होता है आप बस जाके खड़े ही हो जाते हैं उसकी शॉप पे, उसको ही पता होता है कि ये चॉकलेट ही लेने आएगा, बस आप खड़े होते हैं, अभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बस चॉकलेट निकाल के आपके सामने रख देता है और आप भी चुपचाप अपने पैसे निकाल के उसके सामने रख देते, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता और आप चल जाते हैं। आप लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है और परफॉर्म भी हो जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं होता। इसका मतलब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता चल रहा है। मतलब उनका डेली का काम है, डेली वो एक ही चीज़ काम करते हैं, एक ही चीज़ लेता है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और इसकी एक एग्जांपल ये है, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो एजेंट होता है उस पर भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आता है। किसका? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। किस तरह? उसके ऊपर जो एजेंट होता है वो इम्प्लाइडली
ये बात वाज़ेह होती है कि अगर कभी कुछ एमरजेंसी ऐसी हो जाए जिसकी वजह से जो सामान उसके पास उसके प्रिंसिपल का रखा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, तो उसके ऊपर एक एमरजेंसी के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नाफिज हो जाता है, उस टाइम पे इम्पोज़ हो जाता है कि वो जो कुछ कर सकता है वो करे अपने प्रिंसिपल के सामान को बचाने के लिए। तो यहाँ भी एक्सप्रेसली पहले से बताया हुआ नहीं होता प्रिंसिपल ने कि मेरा सामान तुम्हारे पास है, अगर ख़राब हो जाए जल जाए तो तुम ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम उसकी हिफाजत करोगे नहीं करोगे, ठीक है। ये बताया हुआ नहीं होता है प्रिंसिपल ने, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो बस ये होता है कि उसने उसके पास सामान रखवाना है और उसको आगे सेल करना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसकी जगह पर कोई ऐसे सामान है जो ख़राब हो रहा है या आग लग गई, कोई वजह हो गई, तो एजेंट जल्द से जल्द एमरजेंसी के तौर पे उसे इंडेमनीफाई करे, तो उसे भी उस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लग रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उस पर लग रहा है जबकि वो एक्सप्रेसली नहीं था। तो इससे हमें ये पता चला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो तरह से क्रिएट हो जाता है। एक तो ये कि एक्सप्रेस हो, मतलब रिटन या फिर बोल कर वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, एक्सप्रेशन शामिल हो जिसमें, और इम्प्लाइड वो होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन शामिल ना हो, यानी कि कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, उसे इम्प्लाइड कहते हैं। थर्डली है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इसी में शामिल हो जाता है। जो क्रिएशन हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में हम आ कैसे रहे हैं, पहला तो हमने पढ़ा एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइडली और तीसरा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। In the quasi contract, there is no intention on either side to make a contract. In a quasi contract, rights and obligations arise not by an agreement but by operations of law. अच्छा, quasi contract वो होता है जिसमें पार्टी ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, मतलब उसकी इंटेंशन भी ना हो लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, उसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो सर्कमस्टांसेस की ऐसे हो जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए ना चाहते हुए भी, उसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इधर एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल वेयर सर्टन लेटर्स आर डिलीवर्ड टू अ रॉन्ग एड्रेसी, द एड्रेसी इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द लेटर्स। अच्छा, जो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ना एक्सप्रेस होता है, ना दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई बातचीत होती है इससे रिलेटेड, ना इम्प्लाइडली होता है। ये कॉसी इस तरह होता है कि ये जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के ज़रिए चलता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज़ इन ना चाहते हुए भी उसमें आ जाएं सर्कमस्टांसेस की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के घर पर किसी गलत पते पर एक ना लेटर पहुंच गए हैं, तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है, उसका एक ऑब्लिगेशन है कि वो राइट जगह पर उसे पहुंचाए। या फिर इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि हम आराम से रोड पर घूम रहे हैं, रोड पर हमें किसी का वॉलेट मिल जाता है, तो ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये हमारे ऊपर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हम उसका जो मतलब जो बंदा जिसका वो है ओरिजिनल जो ऑनर है उसको ढूंढें और उसे वापस करें। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, जो हमें सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर हमें ले आती हैं, हम ना चाहते हुए भी उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जो ऑपरेशन बाय लॉ चलता है, मतलब कि लॉ उसको इन्फोर्स करवाती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को। सो दिस इज़ ऑल। अब हम जो बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल में है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। उम्मीद है आप सबको अब तक का जो समझाया है वो सब समझ आ गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑन बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और इलीगल और अनइन्फोर्सेबल, किस किस तरह वो इन्फोर्सेबल हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। हमने ये पढ़ा ऑन बेस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी की कैटेगरी में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। सेकेंडली फिर हमने पढ़ा कि ऑन बेस ऑफ क्रिएशन में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर ऑन बेस ऑफ परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।